हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे गुप्तकालीन सभ्यता से रिलेटेड 80+ MCQ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो एरण अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त से एरण अभिलेख जो है इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धनवंतरी थे, तो धनवंतरी कौन थे फ्रेंड्स। तो जो धनवंतरी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वह कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ये जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। जो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी वह क्या थी, तो वह थी उपज का छठा भाग। कौन सा था, तो उपज का छठा भाग जो था गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। जो सती प्रथा का उल्लेख मिला है तो ये पहला उल्लेख कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, तो ये एरण अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। जो गुप्तकालीन पुस्तक है जिसका नाम है नवनीतकम, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध चिकित्सा से है। किससे है फ्रेंड्स, तो चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है आपको वही बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है ये रवि कीर्ति ने नहीं लिखी है, इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बाकी कीर्तार्जुनियम फराबी ने लिखी है, दस कुमार चरतम दंडी ने लिखी है, और मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो फ्रेंड, जो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह विद्यालय कौन सा था, तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फायान और हुएंगसांग ने किन राज्यों को देखा। ठीक है, जो फायान और हुएंगसांग थे इनने किस शासक के राज्यों को देखा था, तो इन्होंने किसके देखा था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यकाल को देखा था। किसके राज्यकाल को देखा, फायान ने किसके देखा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। और जो हुएंगसांग आया था किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हुएंगसांग जो था वह किसके शासनकाल में आया था भारत, तो ये हर्षवर्धन के। और जो फायान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है वह कौन सा है, तो वह गुप्त युग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में जो अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ माना जाता है वह अभिज्ञान शकुंतलम को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो वह थे आर्यभट्ट। कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो नगरों का क्रमिक पतन हो रहा था ये किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, किस काल की, तो गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु है ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। जो महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका चतुर्थी सदी में हुआ था। ठीक है, चौथी सदी में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? जो कुमार संभव महाकाव्य है इसे किस कवि ने लिखा है? तो इसे कालिदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए ये किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? तो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो फ्रेंड्स, गुप्त शासक में कौन सा जो ऐसा शासक था जिसने जो सिक्के हैं इन पर बीड़ा बजाते हुए अपनी आकृति को अंकित करवाया है? तो वह थे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो आकृति है वह बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित हुई। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, महासुपति गज सेना का अध्यक्ष। ठीक है, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। जो महासुपति था ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो कवि कालिदास थे ये राजकवि किसके थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो इन्होंने किस विजय की खुशी में किए थे? जब इन्हें खुशी हुई थी तो शकों को पराजित करने के बाद जो इन्हें विजय प्राप्ति हुई उसकी खुशी में इन्होंने क्या किया था? तो चांदी के विशेष सिक्के जो थे वह जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। जो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी ये कब से आरंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई बाल विवाह की? तो गुप्त काल में शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था वह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से आपको वो बताना है जो गुप्त काल के पतन का कारण नहीं रहा है। तो वह होगा कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ठीक है, ये कारण जो है ये गुप्त काल के जो पतन का कारण है वह नहीं है। बाकी क्या क्या कारण है? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो जाना ये भी कारण रहा है, और हूणों के आक्रमण के कारण भी गुप्त काल समाप्त हो गया, और प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी था। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी ये कैसी थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं इनका संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह थे विष्णु। कौन थे? तो विष्णु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण किस काल में हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो जो गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया था? तो जो गुप्त वंश काल का शासन रहा है ये 319 से 500 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो जो दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जाता है ये किसे जाता है? तो गुप्त काल युग को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन में करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन रखा है। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो बताइएगा जिस सुदर्शन झील का निर्माण तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका जो पहली बार जो उसका वो हुआ था, मरम्मत हुई थी, तो वो किसने करवाई थी? तो वह करवाई थी रुद्रदमन ने। उसके बाद जो उसकी दूसरी बार मरम्मत हुई वह किसने करवाई? तो वह करवाई स्कंदगुप्त ने। यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था वह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहले भी बता चुके हैं, फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स जैसी अजंता की गुफाएं हैं वैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में और कहाँ हैं? तो वह है वागधार में। ठीक है, कहाँ है ये वागधार? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वह उनकी कौन सी कृति है जिसकी 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है गिनती? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह थे श्रीगुप्त। कौन थे? तो श्रीगुप्त संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेखों से मिलती है? तो जो रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है वह किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा दसपुर शिलालेख से। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जो जानकारी मिली है वह दसपुर शिलालेख से मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो वह गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को आक्रमण करने से रोका था? तो वह थे कौन थे? स्कंदगुप्त। कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो जो मंदिर कला का जन्म हुआ ये सर्वप्रथम कब हुआ था निर्माण का कार्य? तो ये गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो मंदिर निर्माण का कार्य जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ ये गुप्त काल में ही इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए इसको जन्म काल माना जाता है मंदिर के निर्माण का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिशेन था ये किसका शासक दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से बताना जो कालिदास ने नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण। ठीक है, बाकी मल्लिकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये किसने लिखे हैं? तो कालिदास ने लिखे हैं। तो जो राइट आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो विद्या कला और साहित्य का जो महान केंद्र था वह किसे माना जाता था? तो वह माना जाता था उज्जैन को। किसे? उज्जैन। यही विद्या साहित्य व कला का जो था वह केंद्र था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो कौन अंतिम शासक हुआ जो रुद्र तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप जो था उसका उन्मूलन किया? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो जो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था वह कौन था? तो वह थे समुद्रगुप्त। कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का जो नेपोलियन कहकर पुकारा था वह किसे पुकारा था? तो वह पुकारा था समुद्रगुप्त को। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, उनकी विजय से प्रभावित होकर उन्हें क्या क्या उपाधि दी थी? तो उन्हें भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया पर मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ठीक है, किस रूप में? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वे ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा जो राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था? तो वह था गुप्त। ठीक है, गुप्त जो राजवंश था ये हूणों के आक्रमण से अत्यधिक प्रचलित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का जो संबंध था ये हूण से था। किससे था? हूण से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वा जो छेदता यानी कि जो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वराज छेदता जो उपाधि धारण की थी ये किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पुंडवर्धन पुक्त प्रांत अवस्थित है। जो पुंडवर्धन भुक्त प्रांत है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो जो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो वह संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को जो सक्रोपम कहा गया है ये किस स्तंभ लेख में कहा गया है? तो ये कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वह थी गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में स्त्री और पुरुषों की बराबरी थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या कहा जाता था उन्हें? तो उन्हें रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वह गुप्त शासक कौन था? तो वह थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट होगा। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी जो कि दक्षिणापथ में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है सबसे बड़ा ये मिला है बयाना जो कि भरतपुर में है। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो बयाना से मिला है जो कि भरतपुर में है। तो जो ऑप्शन नंबर राइट होगा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो जो गुप्त शासन के दौरान जो था महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? तो वह थे आर्यभट्ट। कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो वह कहा गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे?
तो जो अमरकोश के लेखक है जिनका नाम है अमर सिंह, ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपाधियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो वह मिलता है प्रयाग के अभिलेखों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार है ये किसके पतन से संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति से। किसके संचालन से? तो ताम्रलिप्ति के संचालित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो भाई किस वंश के शासक थे जिन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो भाई गुप्त वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो जो कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ है जो ये वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके कारण है कि उसकी जंगक रोध क्षमता जो है, इसके कारण कि अभी तक उसमें जंग क्यों नहीं आई है। ठीक है, जो लौह स्तंभ है उसमें अभी भी जंग नहीं आई है, इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उनका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि वह जो है ये जंग रोधकता है। ठीक है, इसी कारण जो है वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फायहान द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है फो कुओं की, ठीक है, इसमें उसने किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो जो फायहान द्वारा रचित ग्रंथ है फो कुओं की, इसमें किसका विवरण नहीं मिला है? तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी बौद्ध राज्यों का भी वर्णन किया गया है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का भी वर्णन किया है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का भी वर्णन किया गया है, लेकिन बौद्ध के जो सिद्धांत है इसका वर्णन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेतुबंध का रचनाकार जिसका नाम था प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन जो द्वितीय था ये किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो अजंता की गुफाओं में जो गुफाओं का निर्माण हुआ ये गुप्त काल में 16, 17 एवं 19वां हुआ। ठीक है, गुप्त काल में हुआ था निर्माण। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाग्निमित्र नाटक का नायक था। जो मल्लिका अग्निमित्र है इसका जो नाटक का नायक था वह कौन था? तो वह थे अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त थे ये किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का यानी कि स्वर्ण युग था, जो गोल्डन एज थी भारतीय संस्कृति का, वह किस युग को कहा जाता था? तो वह कहा जाता था गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन थे? तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो जो महाधिराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश के शासक ने वह थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त को क्या उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायहान कहाँ का निवासी था? तो जो फायहान था ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो चीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है ये कौन सा है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो जो दिल्ली में लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में बना है?
तो ये चंद्र की उपाधि में, ठीक है। इनकी प्रसिद्धि में जो है लोह स्तंभ की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वह माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। तो जो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व दिया है वह किसने दिया है? तो वह दिया है मौखरी ने। किसने दिया है? मौखरी ने। तो जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वह सी वाला राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 80+ MCQ। इसमें हमने 79 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग 80 प्रश्न हो जाते हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।